कक्षा एकादश के भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो छंद की आज की कड़ी में आपको विदित है कि अभी छंद का ही प्रकरण चल रहा है। तो इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको छंदों की परिभाषाएं लिखनी है। दोहा, सोठा, चौपाई, इन सभी की परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है ये आपको बताया था। और अब जो अगला क्रम है वह है कि इन मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करना, अर्थात प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं इनकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे। इन मात्राओं की गणना करने के क्या चिन्ह हैं, यानी कौन से चिन्ह हैं किनके द्वारा इन मात्राओं को गिना जाता है और किस प्रकार से अन्य क्या नियम हैं, इन सारे नियमों से मैं आज आपको अवगत कराऊंगी। कैसे लिखना है आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो भी चाहे दोहा, सोठा, चौपाई, जिसकी भी हम परिभाषा का उदाहरण लिखेंगे, परिभाषा लिखकर और उसके पश्चात उसका उदाहरण लिखेंगे, तो प्रत्येक चरण को एक पंक्ति में लिखेंगे। उसके बाद दो पंक्ति छोड़ के दूसरा चरण, फिर दो पंक्ति छोड़कर तीसरा चरण और फिर दो पंक्ति छोड़कर चौथा चरण हम लिखेंगे। वो इसलिए वह है कि जब हम मात्राएं लगाएंगे, अर्थात मात्राओं की गणना करने के लिए जो चिन्ह लगाएंगे उन चिन्हों को स्पष्टता से देखा जा सके। क्योंकि अगर हम पंक्ति नहीं छोड़ते तो वो सब इतनी घनिष्ठ हो जाएंगे कि वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसलिए एक पंक्ति यानी एक चरण को लिखने के पश्चात आपको दो पंक्तियां छोड़नी है। और उसमें हम जो ध्यान ये देंगे कि सबसे बड़ी बात कि हमको जो चिन्ह लगाने हैं वह शब्दों के ऊपर लगाने। कहीं कहीं किसी पुस्तक में कहीं भी आप पढ़ लेते हैं तो उसमें कई जगह ऐसा दिखाया गया है कि वे नीचे की ओर, यानी जो पंक्ति है उसके नीचे चिन्हों को लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो पंक्ति, जो चरण आपने लिखा है उस चरण के ऊपर आपको चिन्ह लगाते हुए मात्राओं की गणना करनी है। तो इसके क्या नियम हैं, तो इन नियमों को अभी मैं आपको समझाऊंगी। किस प्रकार से आप मात्राओं की गणना करेंगे वह मैं चिन्ह लगाकर आपको बता दूंगी, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर आप मात्राओं की गणना करके अन्य उदाहरण लिखकर उन पर चिन्ह लगाएंगे, उनकी मात्राओं की गणना करेंगे और इस प्रकार से ये प्रकरण आपका समाप्त हो जाएगा। ये नहीं, ये अंतिम है छंद के विषय में। तो आप दोहे के अन्य उदाहरण लिख लेंगे, आप चौपाई के भी अन्य उदाहरण लिखेंगे और आप सोठा के भी अन्य उदाहरण लिख के जैसे मैं बताऊंगी उसी प्रकार से लिखकर आपको उसमें क्या करना है, मात्राओं की गणना करनी, अर्थात चिन्ह लगाते जाना है और मात्राओं की गणना करते जाना है, ठीक है। छंदों में मात्राओं अर्थात स्वरों की गणना करने के लिए दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। जो स्वर, आप जानते हैं कि स्वर जो हैं दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सामान्य भाषा में कहें तो जिन स्वरों को आप छोटा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ऐसा करके बोलते हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर जिन्हें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनको आप बड़े अक्षर कहते हैं, बड़ा स्वर कहते हैं। तो इन्हीं स्वरों को स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो प्रकार के चिन्ह हैं जिनके द्वारा इन मात्राओं की गणना होती है। तो पहला चिन्ह है जिसका नाम है लघु, उसको कहते हैं हम लघु। और लघु ये चिन्ह के रूप में जो प्रकट होता है तो ये खड़ी लाइन, जैसे अंग्रेजी में हम 1 लिखते हैं तो उसी प्रकार से खड़ी लाइन के रूप में ये चिन्ह प्रकट होता है। या इस चिन्ह से इसको छोटे अक्षरों को या ह्रस्व स्वरों को प्रकट या व्यक्त किया जाता है। ये ह्रस्व स्वर अर्थात छोटे स्वर कहे जाने वाले स्वरों की गणना करता है, ठीक है। और इसकी जो गणना होती है वो 1 अंक के बराबर होती है। ये खड़ा चिन्ह, खड़ी लाइन, ये चिन्ह जिस अक्षर पर लिखा होता है उसकी गणना हम 1 के बराबर करते हैं, ठीक है। दूसरा चिन्ह है गुरु। तो गुरु चिन्ह का जो प्रतीक है वो है, जैसे अंग्रेजी भाषा में हम लिखते हैं एस उसका प्रतीक होता है, यानी एस के माध्यम से हम गुरु के चिन्ह को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो
ये चिन्ह दीर्घ अर्थात बड़े स्वरों को, जिन स्वरों को हम बड़ा करके अभी आपको बताया, दीर्घ स्वर के जो चिन्ह होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनकी गणना करता है। ठीक है। और इनका ये जो गुरु होता है, ये 2 अंकों के बराबर होता है। अर्थात गुरु का चिन्ह जो एस की तरह होता है, एस के समान होता है, उसको हम जिस अक्षर पर लगाएंगे, जिस वर्ण पर लगाएंगे, उसकी गणना 2 अंकों के बराबर की जाएगी। ठीक है। अब देखेंगे कि लघु के अंतर्गत आने वाले स्वर कौन कौन से हैं। विषय आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए, इसके लिए एक बार और आपको बताया जा रहा है कि अ, ई, उ, ऋ, ल, अह और ये चंद्रबिंदु, ये जितने भी स्वर हैं, ये सभी लघु के अंतर्गत आएंगे। अर्थात ये ह्रस्व स्वर हैं और इनकी गिनती 1 अंक के बराबर की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए आपको इन स्वरों की गिनती करने में आपको लघु के चिन्ह का यानी खड़ी लाइन का प्रयोग करना है। ठीक है। एक बार फिर समझ लेंगे कि अ, ई, उ, ऋ, ल, अह और चंद्रबिंदु ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अतः इनके आगे जो गणना होगी जिस चिन्ह से, वह है लघु, और जिसकी क्या है, खड़ी लाइन है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी गणना करेंगे। और गुरु के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो देखिए, बड़ा आ, ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ और अंग, ये जितने भी स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इनकी गणना करने के लिए हम गुरु का चिन्ह लगाते हैं, जो एस के आकार के समान होता है। जहाँ कहीं भी दीर्घ स्वरों की हम गणना करेंगे तो उनके लिए गुरु का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से कौन कौन से स्वरों के लिए हम कौन कौन से चिन्ह लगाएंगे, ये आपको बता दिया गया है। हिंदी भाषा में स्वर रहित व्यंजन, जिसे हम आधा अक्षर लिखना कहते हैं, उसका भी नियम होता है। अर्थात हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इनका अर्थ ये होता है कि ऐसे अक्षर जिनको हम आधा कहते हैं, वह स्वर से रहित होते हैं। अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता है, किंतु फिर भी उनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पंक्ति में आने वाले ऐसे शब्द जो स्वर रहित होते हैं, अर्थात ये माना जाता है कि इनमें कोई सा स्वर नहीं आता है, उसे उस स्वर के अगले वाले व्यंजन से जोड़ देते हैं। तरीका क्या है कि जैसे उदाहरण दिया है, मिट्टी शब्द है, तो मिट्टी में पहले हमने माँ लिखा है, जिसमें छोटी की मात्रा है, फिर बीच में आया आधा टा। इसकी पहचान कैसे होती है, जो अक्षर लिखा हुआ है उसके नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो वह अक्षर आधा हो जाता है। अर्थात उसमें से जो अ यानी छोटा आ जो स्वर है, वो स्वर अलग हो जाता है। और टा पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए, इसमें स्वर रहित टा अक्षर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि टा स्वर रहित है, आधा है। ठीक है। तो इसमें हलंत, अभी बताया आपको, हलंत लगा दिया जाता है। अब करना क्या है कि जब हम गणना करेंगे, ठीक है, तो हम अगला यानी टा पर जो बड़ी की मात्रा लगी है, यानी आधा अक्षर जो टा बना हुआ है, उसके आगे जो टा पर बड़ी की मात्रा लगी है, तो इस स्वर को इससे जुड़ा हुआ हम मान लेंगे। यानी आधे टा को जो टी लिखा हुआ है, इससे हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है। अब हम गणना कैसे करेंगे इसकी, देखिए, जैसे ये लिखा है मिट्टी, ठीक है, तो माँ पर छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा के लिए क्या लगेगा, लघु लगेगा। तो लघु का चिन्ह हमने लगाया माँ के ऊपर। ठीक है। अब आया टा और टी। ठीक है। अब चूँकि टा हमने अगले जो आधा टा है, इसको हमने टी में जुड़ा हुआ मान लिया है। ठीक है। इसलिए अब हम इसकी गणना दीर्घ स्वर के रूप में करेंगे। वैसे तो ये आधा हुआ, आधा टा और टी, ये गुरु हो गया, यानी 2 के बराबर। लेकिन आधे स्वर के लिए अलग से कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए उसको हमने दीर्घ के साथ में जोड़ तो दिया, ठीक है, लेकिन उसकी गणना 2 के बराबर ही होगी। तो गणना क्या करें, कैसे होगी फिर, 1 और एस जो है यानी गुरु जो है वो क्या है, 2 अक्षरों के बराबर, 2 अंकों के बराबर है।
तो 2 और 1 3। तो मिट्टी में कितनी मात्राएं हो गई? 3। यानी कितने स्वर हो गए? 3 स्वर हो गए। ठीक है। तो ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि यदि आधे अक्षर के आगे आने वाला अक्षर ह्रस्व अर्थात अ, ई, उ, ऋ, ऋ, अह स्वर का है तो आधा प्लस 1 स्वर मिलाकर क्या बनेगा? 1.5 स्वर। यानी एक तो आधा अक्षर है, आधा स्वर है, ठीक है, आधा व्यंजन है, और अगला जो है 1 स्वर है। ठीक है। तो 1 और आधा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है। और 1.5 में अभी बताया आपको कि आधे के लिए कोई चिन्ह है नहीं। ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? 1.5 का 2 मान लिया जाएगा। ठीक है। तब उसकी गणना 2 के बराबर ही की जाएगी। 1.5 आधा प्लस 1, तो ये 1.5 होगी, लेकिन 1.5 की गणना क्या करेंगे? 2 के बराबर ही हम करेंगे, जैसे अभी मिट्टी में मैंने समझाया था। अब देखिए ऐसा शब्द, ठीक है, जिसमें क्या है कि अक्षर दीर्घ है, यानी आधे अक्षर के बाद आने वाला अक्षर जो है दीर्घ है अर्थात दीर्घ स्वर है, तो आधा अक्षर उससे जुड़ तो जाएगा, किंतु गणना करने के लिए, क्योंकि वैसे वो क्या होगा? नियम के अनुसार दीर्घ 2 के बराबर गिना जाता है। ठीक है। तो वो क्या होगा? 2 और प्लस 1/2 यानी आधा। तो 2 और आधा मिलकर हो जाएगा 2.5। अब फिर बताया आपको 2.5 के लिए कोई गिनती नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए उसको मिला तो देंगे, उसको जुड़ा हुआ मान लेंगे, किंतु उसमें गणना 2 की ही रहेगी। अर्थात जब ह्रस्व स्वर होगा तो क्या होगा? आधा अंक बढ़ जाएगा, 1.5 का 2 हो जाएगा, और दीर्घ स्वर होगा तो क्या होगा? आधा अंक घट जाएगा, अर्थात वो 2.5 की जगह क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, और वो क्या होगा? 1.5 की जगह 2 हो जाएगा। तो इन नियमों के आधार पर हम इनकी गणना करेंगे। अब एक छंद में मैं आपको गणना करके बताऊंगी। अब उदाहरण मैंने आपको दोहे का उदाहरण लिखाया था, जो उदाहरण मैंने लिखाया था उसी में ही मैं आपको मात्रा लगाना बता रही हूँ। तो देखिए उदाहरण लिखाया था मैंने, तो क्या है? पहला चरण, पहली पंक्ति अर्थात पहला चरण कि कबीरा खड़ा बाजार में। तो देखिए क ये ह्रस्व है, इसलिए हमने इसमें खड़ी लाइन लगाई। बी ये भी छोटी ही है, ये भी हो गया 1। अब रा पर लगा है, क्या लगा है? आ का डंडा। ठीक है। यानी आ की मात्रा लगी और बड़े आ की मात्रा लगी। बड़ा आ क्या होता है? 2 के बराबर आएगा। ठीक है। तो इस पर हमने एस लगाया, यानी जो अक्षर है स्पष्ट रूप से उसी के ऊपर हम चिन्ह लगाएंगे। आगे है ख, ये भी ह्रस्व है यानी छोटा है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसको भी हमने 1 के बराबर गिना। फिर ड़ा पर भी आ का डंडा लगाया तो हमने इसको 2 के बराबर गिना। ठीक है। एस लगा दिया। अब यहाँ पर बा में कोई मात्रा नहीं लगी, इसलिए ये भी 1 के बराबर हो गया। ठीक। जा पर फिर आ का डंडा लगाया है तो हमने इसको कर दिया, एस हो गया। और फिर रा है, उसको भी हमने 1 के बराबर। अब में है ए। ठीक है। और 1 इसके अंतर्गत है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत, इसलिए हमने इसको भी 2 के बराबर गिना। ठीक है। अब सारी मात्राओं की गणना हम करेंगे, कितना होगा? तो देखिए 1 2 4 5 5 2 7 8 9 10 11 और 12 13। तो दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया? 13 मात्राएं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे में कितनी होंगी? 11 होंगी। तो फिर देखिए 1 2, ये बड़ी ई की मात्रा लगी इसलिए 2 के बराबर आया, एस लगाया। फिर ये बड़े आ का डंडा है, चंद्र बिंदु है लेकिन उससे पहले ये बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 के बराबर हमने गिना। ये ए है, इसको भी 2 के बराबर गिना, एस लगाया। ये ए है, ये भी 2 के बराबर गिना, एस लगाया। और रा पर कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए ये 1 गिना। अब फिर गिन लेंगे तो 1 2 4 6 8 10 और बराबर हो गया मात्राएं 11। ठीक है। तो पहले में 13, दूसरे में 11। इसी प्रकार से तीसरे चरण की ये है, देखिए 9 2 हो गए, ये दोनों दीर्घ हुए क्योंकि बड़ा है और बड़ा हुआ है, ये भी दीर्घ हुआ। ठीक है, क्योंकि इस पर 1 की मात्रा लगी है। अब ये भी हो गया। ठीक है। और यहाँ पर इसको
ये लिखा, तो कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13। तो 13 मात्राएं हो गई तीसरे चरण में। इसी प्रकार से चौथे में फिर 11 आएंगी। तो ना आकार डंडा लगाया, फिर 2 के बराबर ही एस लगाया, इस पर भी लगा है, इस पर भी एस लगाया, इस पर भी लगा है, इस बड़े ऊ की मात्रा है एस लगाया, ठीक है, यानी गुरु लगाया। एक ही मात्रा है, गुरु का चिन्ह लगाया, ठीक है। और ऐ की मात्रा है, इस पर भी गुरु का चिन्ह हमने लगाया। और ये र कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसको हमने खड़ी लाइन यानी लघु का चिन्ह लगाया। तो इसको हम गिन लेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो इस प्रकार से ये मात्राएं पूरी हो गई। मैंने आपको 2-2 पंक्ति छुड़वाई थी इसीलिए कि अब आपने जो भी मात्राएं यानी जो भी चिन्ह लगाए हैं उनकी गणना स्पष्ट इसमें दिखाई दे रही है और ठीक प्रकार से आप इसको साफ साफ स्वच्छता से लिख लेंगे, ठीक है। तो करना आपको यह है कि जो सोरठा का जो उदाहरण मैंने लिखाया था उसी पर ही अब आपको मात्राएं लगाकर रखनी है और कॉपी आप स्कूल में आके चेक करा लेंगे। और चौपाई का मैंने जो छंद लिखा है जो बता दिया आपको। अब सोरठा का जो उदाहरण मैंने लिखाया था, रहीमन मोइना सोहाय, जैसे मैंने लिखाया था, आप इस दोहे में लगी हुई मात्राओं को देखकर सोरठे में भी उसी प्रकार से मात्राओं की गणना करेंगे। मात्राओं के जो इसकी परिभाषा उसको पढ़ लेंगे। सोरठा में पहले चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13, ठीक है। तो इसी प्रकार से मात्राओं की गणना करके उसके आगे आप लिखेंगे, ठीक है। और इस काम को कर लेंगे, उसके बाद कॉपी को चेक कराएंगे, ठीक है। और अगला प्रकरण होगा वो अलंकारों का होगा। अगला वीडियो जो भी भेजूंगी मैं वो अलंकारों से संबंधित वीडियो भेजा जाएगा। धन्यवाद।